हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा डे 11। ठीक है, डे 10 हमारे हो चुके हैं और आई होप आपको जो है इन 10 दिनों में जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो जो है देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से जो पेपर्स कर रहे हो, यहाँ से ये समझो कि एग्जाम में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर जो है वो कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसके बाद देखो, हम आप सभी को पता है कि हम पीजीटी DSSB का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके AMRS के लिए हो गया, टीजीटी के लिए हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे डाउट, जो कल डे 10 के अंदर जो जिन भी बच्चों के डाउट थे वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाउट देखो भाई, किस बच्चे का था, एक सेकेंड भाई। फिफ्टीन क्वेश्चन में डाउट था, मीरा नाम का है, लड़की या लड़का पता नहीं। 15 क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है मोनिका को, और अमन भारद्वाज को डाउट है SRM और मतलब स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के अंदर। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा 15 क्वेश्चन। देखो भाई, अब ये जो 15 क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 2 बार 15 आया है। मैं सभी बच्चों को एक बार बता दूं, यहाँ पर जो पीजीटी के अंदर जो पेपर आए थे उसमें 20 क्वेश्चंस के सेट थे। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर साइंस का पूरा आपका 1 से लेके 100 नंबर तक आपको 100 क्वेश्चन दे दियो, ऐसा नहीं था। 20-20 जो नंबर 20-20 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन थे, उनका एक सेट बना रखा था। देन फिर वापस से 1 से स्टार्ट हो रहा था। बट मैं आपको यहाँ पर जो है ये वाला जो 15 क्वेश्चन है वो समझा रही हूँ क्योंकि समझाने वाला है। अगर आपको ये वाला 15 ना समझना हो, दूसरे वाला समझना हो, तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और जिस भी बच्चे को आगे जो भी डाउट पूछने हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमारे पास था XYZ। ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेज थे यहाँ पर, मैक्सिमम रिसोर्सेज थे आपके 8, 7 और 5। ठीक है, करंट एलोकेशन अगर मैं कहूँ, करंट जो है X को 4 एलोकेटेड थे, और जो आपका Y था उसको 1 एलोकेटेड था, और Z को 3 एलोकेटेड थे। ठीक है, टोटल रिसोर्सेज थे आपके पास 10। ठीक है, अब देखो, x को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए भाई, 8 में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि 8 उसको मैक्सिमम चाहिए, 4 उसके पास हैं, और अगर 8 में से 4 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएंगे, 4। तो x को जो है एग्जीक्यूट होने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, 4। ठीक है, अब y को देखो, y को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए, 7 माइनस 1, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए इसको 7 और इसके पास है कितना, 1। तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए, 6। ठीक है, अब देखो, जेड को 5 जो है मैक्सिमम चाहिए, और इसको एलोकेटेड कितने हैं, करंट अभी इसके पास कितने हैं, 3। तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, 2। समझ में आया। टोटल रिसोर्सेज कितने एलोकेट कर रखे हैं हमने, 4 और 1 5 और 1 3 8। टोटल 8 हमने एलोकेट कर रखे हैं, और टोटल मेरे पास हैं कितने, 10। अब 10 में से 8 माइनस कर दो तो मेरे पास अभी भी कितने रिसोर्सेज बचे हैं भाई, 2 रिसोर्सेज। तो देखो, 3 प्रोसेस हैं आपकी, XYZ, जिसको X को चाहिए 4 एग्जीक्यूट करने के लिए, Y को चाहिए 6 और Z को चाहिए 2। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, और मेरे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं भाई, 8 मैंने इनको दे दिए और 10 मेरे पास थे, तो टोटल कितने बचे हैं, 2। तो रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, 2। अब यहाँ पर देखो, क्या 2 में कोई प्रोसेस पूरी हो रही है, क्या मैं किसी को दो जो है रिसोर्सेज दूं और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिल्कुल। x को अगर आप 2 रिसोर्सेज दोगे तो क्या ये एग्जीक्यूट होगी, नहीं, क्योंकि इसको तो 4 चाहिए। अगर आप x को दोगे तो इसको तो फिर भी 4 चाहिए, इसको फिर भी 2 चाहिए, ये तो होंगी नहीं, ये इन रिसोर्सेज को भी होल्ड करके रख लेंगी। क्या मैं z को 2 रिसोर्सेज दूं तो क्या ये एग्जीक्यूट हो सकती है, बिल्कुल। z जो है वो आपका 2 रिसोर्सेज में एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप x और y को रिसोर्स देते हो तो ये तो किसी भी हाल में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उन रिसोर्सेज को भी पकड़ कर बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका डेडलॉक जो है वो 100% आपके सिस्टम के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे अपने सिस्टम को सेफ फ्री करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है, तो अगर मुझे अपने सिस्टम को सेफ स्टेट में करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं जेड को एग्जीक्यूट करूंगी। मैंने जेड को एग्जीक्यूट किया 2 रिसोर्सेज और देके, तो जेड के पास टोटल कितने रिसोर्सेज हैं, 5।
ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये अपना काम खत्म करेगा, जब ये बाहर जाएगा, जब ये वापस जाएगा, तो अपने ये 5 रिसोर्सेज जो है वो देकर जाएगा। मतलब क्योंकि ये लेके थोड़ी ना जाएगा, इसका काम हो गया, ऐसे रिसोर्सेज वापस कर दिए। जैसे लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवाते हो, आप जब बुक को पढ़ लेते हो या आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो आपको आप जो वापस उस बुक को कहाँ पे स्टोर करवा देते हो, वापस लाइब्रेरी में जमा करवा देते हो। ऐसे ही है भाई, जेड ने अपने रिसोर्सेज यूज किया, अपना काम किया, जाता जाता जो है ये वो वापस से सारे रिसोर्सेज दे गया। अब मेरे पास कितने रिसोर्सेज आ गए हैं? 5। ठीक है, 5 रिसोर्सेज आ गए हैं। अब देखो, x को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए? 4, और y को कितने चाहिए? 6। तो देखो, हम y को तो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, लेकिन x को करवा सकते हैं इन 5 रिसोर्सेज में। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 रिसोर्सेज चाहिए तो 4 इसको दे देंगे, या फिर 5 दे दो। ठीक है, कुल मिला के बात ये आएगी कि 5 अगर देंगे तो x के पास जो है वो 9 हो जाएंगे, और x जब एग्जीक्यूट करेगा और जब जाएगा तो कितने रिसोर्सेज दे के जाएगा? 9 रिसोर्सेज। और क्या 9 में हम 6 y को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि अगर जब आप z को रिसोर्सेज देते हो तो आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली रिक्वेस्ट 1 मस्ट बी ग्रांटेड, ओनली रिक्वेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मस्ट बी ग्रांटेड, ओनली रिक्वेस्ट फर्स्ट सेकेंड मस्ट बी ग्रांटेड। ठीक है, लेकिन हमने तो जो है थर्ड वाली को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा कि हम जो है जेड मेक्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हम किसको दे पा रहे हैं? हम थर्ड वाली को, यानी कि जो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट है, इसको हम जो है इसकी रिक्वेस्ट को हम दे पा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने जो है रिसोर्सेज दिए ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे। तो आपका जो आंसर्स है यहाँ पे, ओनली रिक्वेस्ट थर्ड मस्ट बी ग्रांटेड। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? 15 क्वेश्चन जो है मीरा ने पूछा था, मीरा क्लियर है आपको? ओके, अब 8 क्वेश्चन पूछा था मोनिका भास्कर ने। मोनिका भास्कर ने पूछा था 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन और देख लो भाई 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हम तो बहुत पीछे आ गए, एक सेकेंड भाई। हाँ जी, ये आ गया हमारा 8 क्वेश्चन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। और यहाँ पर बोल रहा है आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको। ठीक है, क्या दे रखी है? एक स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग क्या है आपके पास? 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1। ठीक है, बोल रहा है कि आपको जो है आपके पास 3 पेज का फ्रेम है और स्टार्टिंग में वो क्या है? एम्प्टी है। आपको LRU यूज करना है, यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूज करना है, फीफो यूज करना है, ऑप्टिमल यूज करना है, और बताना है कि कौन से जो है किसमें सबसे कम जो है आपके पेज फॉल्ट हो रहे हैं, किसमें आपके सबसे ज्यादा जो है वो पेज फॉल्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम LRU की बात करते हैं। LRU होता है आपका, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। क्या होता है? लिस्ट रिसेंटली यूज होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो लिस्ट में जो लास्ट में सबसे पहले जो है यूज हुआ हो, हम उसको हटाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पेजेस का फ्रेम ले लिया। तो सबसे पहले मैं 1 को डालूंगी, फिर 2 को डालूंगी, फिर 3 को डालूंगी। पेज फॉल्ट कितने हो गए? 3। ठीक है, क्योंकि तीनों ही पेज मेमोरी में नहीं था, तीनों ही पेज मुझे लेकर आने पड़े, तो पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट आपका कब होता है? जब आपको पेज जो है वो मेमोरी में नहीं मिलता, और जब आप पेज को जो है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आते हो, तो उस केस में आप कहोगे कि पेज फॉल्ट है। मतलब जब आपको पेज जो है वो मेन मेमोरी में ना मिले, तो आप क्या कहोगे? पेज फॉल्ट आपका है। ठीक है, ओके। अब आपका 2 आया, जैसे ही 2 आया तो आपका पेज क्या कर जाएगा? हिट कर जाएगा। ठीक है, पेज हिट कर गया। अब क्या करोगे आप? अब देखो, पेज आपका हिट कर गया। अब ये आपका है। अब देखो 4 आया, तो 4 अब जो देखो आप किसको रिप्लेस करोगे? 1 को करोगे, 2 को करोगे, 3 को करोगे। अब सबसे पहले आपका क्या यूज हुआ था? 1। क्या 1 बाद में यूज हो रहा है? नहीं। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? 1 को। तो कर दो, 4 आ गया। पेज फॉल्ट कितने हो गए? 5। सॉरी, पेज फॉल्ट कितने हो गए? 4। ठीक है, 4 यहाँ पर आ गया। फिर आया 1, जैसे ही 1 आया, अब हम देखो, अब हम किसको रिप्लेस करें कि 1 डालें? तो हम यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे? देखो, सबसे लास्ट में आपका क्या यूज हुआ था? देखो 2 3 2 4, मतलब 4 यूज हुआ है, फिर 2, उससे पहले लास्ट में क्या यूज हुआ? 3, मतलब
टू तो एक बार फिर से यूज हो गया ना, तो हम टू को तो रिप्लेस करेंगे नहीं, क्योंकि टू से पहले तो कौन यूज हुआ है, थ्री, तो हम थ्री को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे डाल देंगे वन। तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 5। उसके बाद जो है आपका वन हमने ही दे दिया, फिर आया आपका थ्री। जैसे ही थ्री आएगा तो हम किसको रिमूव करवाएंगे, तो वन यूज हुआ है, फोर यूज हुआ है और सबसे पहले यूज हुआ है टू, तो टू को हटा देंगे और इसकी जगह डाल देंगे थ्री। तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6। फिर आया आपका टू। जैसे ही टू आया हम किसको रिप्लेस करेंगे, थ्री यूज हुआ है, वन यूज हुआ है, सबसे लास्ट में क्या यूज हुआ था, फोर, तो हम किसको रिमूव करवा देंगे भाई, आपके फोर को रिमूव करवा के टू डाल देंगे। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 7। ठीक है। फिर आया आपका फोर। जैसे ही फोर आया तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2, 3, 1 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर 4 डाल देंगे। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 8। फिर आया 1। जैसे ही 1 आया, 1 आएगा तो किसको रिप्लेस करेंगे, 4 यूज हुआ है, सबसे पहले क्या यूज हुआ है, 3, 3 के बाद ही 2 और 4 यूज हुए, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को। 3 की जगह मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, तो 4, 1, 2, और पेज फॉल्ट आपके कितने हो गए, 9। तो ये था आपका लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, LRU में आपके पेज फॉल्ट हुए हैं 9। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं फीफो की। फीफो कहता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट थी 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1। ये 3 पेजेस का फ्रेम ले लिया मैंने। स्टार्टिंग में 1 2 3 डाला, पेज फॉल्ट हो गए आपके 3। ठीक है। फिर आया आपका 2, पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 4। जैसे ही आया हम किसको रिमूव करवाएंगे, मतलब जो पहले आया था, पहले क्या आया था 1, तो मैंने 1 को रिमूव करवा दिया और पेज फॉल्ट कितने हो गए, 4। ठीक है। फिर 1 आया तो किसको रिमूव करवाएंगे, देखो फिर 1 के बाद क्या आया था, 2 आया था, तो 2 को रिमूव करवाएंगे 1 और पेज फॉल्ट कितने हो गए, 5। ठीक है। फिर आया आपका 3। जैसे ही 3 आया, पेज आपका क्या कर गया, हिट कर गया। ठीक है। फिर आया आपका 2। जैसे ही 2 आया तो हम किसको रिमूव करवाएंगे भाई, 3 को मैंने रिमूव करवाया किससे, 2 से। ठीक है। अब देखो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6। फिर आया आपका 4, पेज क्या कर गया, हिट कर गया। फिर क्या आया 1, पेज आपका क्या कर गया, हिट कर गया। तो अगर फीफो की बात की जाए तो फीफो में आपके पेज फॉल्ट हुए हैं 6 और LRU में हुए हैं 9। ठीक है। अब देखो भाई, फीफो में आपके कम हुए हैं एज कंपेयर टू LRU एल्गोरिथम। अब हम ऑप्टिमल को भी देख लेते हैं, भी ऑप्टिमल में कितने होते हैं। ऑप्टिमल में हम क्या करता है कि फ्यूचर में जो बहुत कम यूज होने वाला पेज है उसको हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल की बात करें तो 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1 ये फ्रेम है आपका। ठीक है। अब देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, पेज फॉल्ट कितने हो गए, 3। फिर आया आपका 2, पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 4, आप किसको रिमूव करवाओगे, फ्यूचर में कौन सा पेज कम यूज होने वाला है, 4 के बाद आपका 1 यूज होगा, फिर 3, फिर 2, तो हम यहाँ पर रिमूव करेंगे 2 को और 2 की जगह क्या डाल देंगे, 4। तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 4। फिर आया आपका 1, पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 3, पेज हिट कर गया। फिर आया आपका 2 आया, तो हम देखो 4 यूज होगा फ्यूचर में, 1 यूज होगा, लेकिन 3 यूज नहीं हो रहा है, तो हम किसको रिमूव करेंगे, 3 को और डाल देंगे 2। ठीक है। अब पेज फॉल्ट कितने हो गए, 5। और फिर देखो 4 और 1, 4 आया, पेज हिट कर गया, 1 आया तो पेज हिट कर गया। तो इन केस ऑफ ऑप्टिमल, अगर हम ऑप्टिमल की बात करें तो ऑप्टिमल में जो आपके पेज फॉल्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5। ठीक है। कितने हो रहे हैं, 5। अब इसको इसी ऑर्डर में लगा दो, इसी ऑर्डर में लगा दो भाई। देखो LRU में हुए थे आपके 9, फीफो में हुए थे आपके 6 और ऑप्टिमल में हुए थे 5। ठीक है। तो सबसे कम हुए ऑप्टिमल में, तो ऑप्टिमल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है फीफो में हुए और सबसे ज्यादा हुए थे आपके LRU में, दैट इज, तो ये है। या फिर इसका आंसर ये बन सकता है LRU ग्रेटर देन फीफो ग्रेटर देन ऑप्टिमल। ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन में मिले वैसे आप टिक कर देना। तो ऑप्टिमल, फीफो, LRU, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। तो मोनिका भाई क्लियर है भाई, क्लियर है क्वेश्चन, और किसका डाउट था देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, मोनिका भास्कर क्लियर है, क्लियर हो तो कमेंट कर देना भाई। और यही 8 क्वेश्चन तो पूछा था, ये भी बता देना। इसके बाद अमन का डाउट था, मैम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो जो आपकी स्टैटिक रैम होती है ना,
देखो ये आपकी स्टैटिक रैम होती है और यहाँ पर ये आपकी डायनामिक रैम होती है। देखो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो स्टैटिक रैम है वो आप कहाँ पर यूज़ करते हो, कैशे के अंदर, ठीक है, और डायनामिक रैम आप यूज़ करते हो मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। कैश में यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स वाई इसकी जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी, ठीक है। असेस टाइम लेस होगा, यहाँ पर जो असेस टाइम है वो ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड जो है एज कम्पेयर टू स्टैटिक जो है वो जो है स्टैटिक से आपकी स्पीड जो है वो डायनामिक में कम रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक रैम है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनती है और यहाँ पर ये जो है ये जो है आपकी कैपेसिटर से बनती है, ठीक है। ये जो है आपकी, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीड जो है वो स्टैटिक रैम की ज़्यादा है और डायनामिक रैम की आपकी कम है, ठीक है। हाँ जी, और देखो जो ये फ्लिप फ्लॉप से बनती है, ये आपकी कैपेसिटर से बनती है। इसका साइज जो स्टैटिक रैम का वो ज़्यादा होता है और आपकी डायनामिक रैम का जो साइज है वो कम होता है, ठीक है। डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो आपका डेटा स्टोर किया जाता है वो वोल्टेज के फॉर्म में किया जाता है और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये जो है आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ऑब्वियसली भी इसकी स्पीड ज़्यादा है तो जो इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम, और ये लेस एक्सपेंसिव होती है स्टैटिक रैम से। यहाँ पर लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यहाँ पर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। ये जो है कंज्यूम मोर पावर, ये जो है यहाँ पर पावर को ज़्यादा कंज्यूम करती है, ये जो है लेस करती है। इसकी जो स्पीड है वो फास्ट, इसकी स्लो, ठीक है। यहाँ पर डेटा जो है वो सस्टेन्स विद टाइम, डेटा डज लॉसेस विद टाइम, यहाँ पर जो है डेटा आपका सस्टेन रहता है और यहाँ पर आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, जब आप रिफ्रेशिंग करते हो। तो यहाँ पर कोई नीड नहीं होती रिफ्रेशिंग की, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो स्टैटिक रैम है वो कैशे में हम यूज़ करते हैं, डायनामिक रैम को हम मेन मेमोरी के अंदर यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है अमन तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, है ना। आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम चला गया है। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए थे। 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो, मैंने जो है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की एक सीरीज करवाई थी क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम और ये 10th कॉम्प्लीमेंट वाला जो था सारा पार्ट मैंने आपको वहां पर करवा रखा है। 160 150 के आसपास क्वेश्चन है भाई, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कब कोई आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चंस करके आप वहां पे जाके जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। 6-7 क्लास है वहां पर, 5-6 क्लास होंगी, तो आप उसको कर लेना, ठीक है। अब 10th कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं, लाइक 2 3 5 हैं, 2 0 1 0 0, ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे 9 से, ठीक है। किससे माइनस करेंगे, 9 से माइनस करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पहले हम इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जैसे हम 2s निकालते हैं तो पहले 1st कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर +1 कर देते हैं। ऐसे ही जब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उसके अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और जैसे ही +1 करेंगे तो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस करो, 9 9 8 9 और जो है आपका 7, ठीक है, यही है। अब ये जो है ये आपका अगर 10th कॉम्प्लीमेंट ना पूछे, अगर 9th कॉम्प्लीमेंट पूछता तो आपका आंसर ये होता। अब 10th कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप क्या करोगे, +1 करोगे, और +1 जैसे ही करेंगे तो 9 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, फिर 1 8 और 1 9 9 और 7। तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा 79900। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द 15th कॉम्प्लीमेंट। एक सेकेंड भाई, 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है। 15 में हम क्या करेंगे, 15 से माइनस कर देंगे, यानी कि हेक्साडेसिमल में 15 को क्या कहते हैं, F कहते हैं, ठीक है। तो C 0 0 D 0, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 15 के लिए 15 कितने लिखे, 1 2 3 4 5, 15 15 और 15, ठीक है। उसके बाद C देखो, C क्या होता है 12, फिर आ जाएगा आपका 00, फिर D क्या होता है आपका 13, और फिर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से 15 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 15, यहाँ से 15 और यहाँ से 3। 15 को आप क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, 15 को बोलते हैं F 2F। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3FF 2F।
तो देख लो भाई कहाँ पर मैच करा, 3FF 2F, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। आपने क्या किया, 15 कॉम्प्लीमेंट किया, 15 कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, 15 में से जो है माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच करना है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये होते क्या है वो देख लो भाई एक बार, फिर आपको ये मिलाना भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करो, सॉरी यहाँ पे देखो, ये आपका न्यू है, आपको स्टेट तो पता ही है कि कौन कौन सी स्टेट होती है, और आपको डायग्राम भी अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार फिर से याद कर लेना, फिर से बना देती हूँ। न्यू से जाते हो रेडी में, रेडी से जाते हो रनिंग में, रनिंग से टर्मिनेट, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे और एक ये वापस वाली, वापस दो ही कंडीशन में आती है, तो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए। सेकंड वन क्या होती है, जब आपको हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मिल जाए। फिर आती है आपका वेट या ब्लॉक स्टेट, और वेट या ब्लॉक स्टेट में आप क्या यूज करते हो, आईओ ऑपरेशन को यूज करने के लिए प्रोसेस रनिंग से वेट में आती है, और वापस जब प्रोसेस वेट या ब्लॉक में होती है तो वापस कहाँ जाएगी, रेडी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी के अंदर जो है हम शेड्यूलर्स का भी यूज करते हैं। जब ये आपका डायग्राम है ना, ये प्रोसेस का डायग्राम, तो इन्हीं के अंदर जो है हम यूज करते हैं भाई आपके शेड्यूलर्स। अब देखो जब कोई प्रोसेस न्यू से रेडी में आती है तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो जब न्यू से रेडी में जब प्रोसेस आती हैं तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जब प्रोसेस न्यू से रेडी में आती है तो कौन लेकर आता है, जो है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर आता है। कौन लेकर आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या होता है कि देखो आपको पता है जो रेडी स्टेट है वो आपकी मेन मेमोरी में है, ठीक है, न्यू जो है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में है। अब यूजर को नहीं पता कि भाई कितनी चीजें वहां पर आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो जॉब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, वो उसको पता होता है कि कितनी शेड्यूलर आएंगी, 10 आएंगी प्रोसेस, 15 आएंगी, 20 आएंगी, देन जो है वो स्टॉप कर देगा। फिर जो यहाँ से एग्जीक्यूट होती रहेंगी, देन वो एक एक प्रोसेस वहां से लेकर आता रहेगा। तो जब न्यू से रेडी में जब हम प्रोसेस को लेकर आते हैं तो वो किसका काम होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। उसके बाद जब आपकी प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाती है, जब आपकी प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाती है तो ये काम होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। इसका काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और जब आपकी प्रोसेस रनिंग से, मतलब जब प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज करने हो, जब वेट या ब्लॉक स्टेट में जाना हो कहीं पर भी, तो आप यूज करवाते हो मीडियम टर्म शेड्यूलर का। किसका यूज करते हो, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। अब एक चीज देखो, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो जो है वो आपका क्या हो गया, जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से जॉब को असाइन करवा रहा है, ठीक है, जॉब को क्या करवा रहा है, असाइन करवा रहा है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो आपका क्या है, जॉब शेड्यूलिंग। और जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो आपका क्या है, सीपीयू शेड्यूलर। क्योंकि यहाँ से प्रोसेस रनिंग में जाती है और रनिंग में हम क्या यूज करते हैं, सीपीयू टाइम को यूज करते हैं। इसलिए जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सीपीयू शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, आपका जॉब शेड्यूलर, ठीक है। उसके बाद जब आपकी प्रोसेस रनिंग से वेट में आती है, यानी कि मीडियम टर्म शेड्यूलर, यानी कि मीडियम टर्म शेड्यूलर हम जब लगाते हैं जब आपकी प्रोसेस वेट या ब्लॉक स्टेट में जाती है। तो यहाँ पर जो आपका लगा है वो आपका क्या लगा है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। और मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम क्या कहेंगे, स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग हो रही है आईओ से सीपीयू जो डिवाइसेस वगैरह से, इसलिए जो है ये आपके सब स्वैपिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए और थर्ड का सी, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है देयर इज 64 सेगमेंट। आपके पास कितने सेगमेंट हैं भाई, 64, ठीक है। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 में। इच साइज ऑफ 2 KB, हर एक का साइज जो है वो क्या है, 2 KB। और KB आपको पता है 1 KB जो है वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10, ठीक है। तो 2 इंटू 10 दैट इज 2 की पावर 11, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मेनी बिट शुड बी लॉजिकल एड्रेस हैव, कितने जो है लॉजिकल एड्रेस में आपके जो है बिट्स होंगी। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है आपका, ये वाला और ये वाला जो है, जो 11 है टोटल, इनको ऐड कर देंगे 11 + 6, तो क्या आ जाएगा आपका 17 बिट। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो,
20 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखो, रीड फाइल रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज नहीं करवा सकते, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्लोज फाइल, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक कंट्रोल is used to accept input from the users as well as to display the output, ठीक है। तो अगर आपके कंट्रोल की बात होती है, ठीक है, मतलब जब आप विजुअल बेसिक में कंट्रोल्स यूज करते हैं तो वो हम टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, ठीक है, तो हम किसकी हेल्प से करवाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से। तो अगर कंट्रोल्स दे रखा हो तो टेक्स्ट बॉक्स हो या टूल बॉक्स हो, ठीक है, या फिर अगर आपको कमांड्स दे रखे हैं, कमांड्स होंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, टूल बार, ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, टूल बार। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं भाई, मेरी गुड़िया थोड़ी ज्यादा ही रो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कि आपको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है। जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। क्या जो आपके जेके फ्लिप फ्लॉप हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशनल में होते हैं, नहीं, वो आपके किस में होते हैं, सिक्वेंशियल में। देखो, आप डिजिटल में दो सर्किट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका मल्टीप्लेक्सर हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्बिनेशनल में आती हैं। सिक्वेंशियल में आपके फ्लिप फ्लॉप हो गए, रजिस्टर्स हो गए, काउंटर हो गए, तो ये सारे आते हैं आपके सिक्वेंशियल के अंदर। तो देखो, पहले तो आपकी फॉल्स हो जाएगी, पहली फॉल्स हो जाएगी तो ए ऑप्शन गलत, बी सी ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर बचा आपका बी और डी। अब बोल रहे हैं रिपल काउंटर। रिपल काउंटर क्या होता है आपका, एक तरीके का एसिंक्रोनस काउंटर होता है। एंड कंप्लीटेड आउटपुट काउंट अप देन द कंप्लीटेड आउटपुट काउंट डाउन, ठीक है। तो अप और डाउन बिल्कुल करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये जो है सेकंड वाली जो है वो आपकी ट्रू है, फर्स्ट वाली आपकी फॉल्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सेकेंड भाई, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे रखा है अभी डिजिटल का और पूछा है कि जो ये क्यू है इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है, इस क्यू की आउटपुट क्या आएगी। तो देखो, ध्यान से देखो, आपको देखो ए की वैल्यू दे दी 1, बी की दे दी 0 और सी की दे दी 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ए क्या है आपका 1 है, बी क्या है आपका 0 है। जब देखो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट ये है आपका 0 0 पे आपको 0 मिलता है, 0 1 पे आपको 0 मिलता है, 1 0 पे आपको 0 मिलता है, 1 1, मतलब जब दोनों ही इनपुट हाई है तभी आपको आउटपुट जो है हाई मिलती है। तो देखो 1 और 0 दिया, तो यहाँ पर एंड गेट लगा है, एंड गेट के 1 और 0 पे क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका और गेट है, यहाँ से आया आपका 1, बी से आया आपका 1 और यहाँ जो है आपका सी से आया 1, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है। और गेट आपका क्या कहता है, 0 0 पे आपको 0 मिलेगी, 0 1 पे आपको जो है 1 मिलेगा, 1 0 पे आपको 1 मिलेगा, 1 1 पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 आया और यहाँ से भी आपका 1 है, तो आउटपुट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ से बी आपका क्या है 0, तो 1 और 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 और 0 पे फिर से हम एंड गेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 0 पे अगर मैं और गेट भी लगाऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 0 पे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू की आउटपुट होगी वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इफ एन फ्लिप फ्लॉप, आपके पास क्या है, एन फ्लिप फ्लॉप है जो कि यूज किए जाते हैं रिपल काउंटर में, देन इट विल काउंट डैश टू डैश, ठीक है। तो देखो फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक होते हैं, अगर मैंने 5 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 के पावर n क्या है, 5 माइनस 1, 5 क्या होता है 2 के पावर 32 माइनस 1 तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यूज करते हैं, तो 0 से लेके 31 तक हम बोलेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 to n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजुअल बेसिक वाज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन दिस ईयर, मतलब जो विजुअल बेसिक है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईयर में डेवलप की गई थी। तो मैंने जब विजुअल बेसिक आपको करवाया था तब बताया था
विजुअल बेसिक जो है वो आपका 1991 में जो है वो डेवलप की गई थी, ठीक है। और वीबी स्क्रिप्ट कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन जो है सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वीबी स्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट था वो कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइडेंटिफाइड लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। देखो बुलियन अलजेब्रा में आपके बहुत सारे लॉ होते हैं और ये इन लॉ से जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। देखो आइडेंटिफाइड लॉ वो होता है कि अगर मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड करूँ तो आपको आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से वही मिलेगा। तो a प्लस ए में मैंने a ऐड किया, आपको क्या मिला, a ही मिला, ठीक है, क्लियर है। वो यानी कि 1 + 1 दैट इज 1, 0 + 1 0, 0 + 0 दैट इज 0, ठीक है। मतलब आपको क्या मिल रहा है, a की ही वैल्यू ही मिल रही है, a 1 था तो आपको 1 ही मिला, यानी कि a की वैल्यू ही मिली। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सोर गेट आपको दे रखा है, गिव्स डैश इज आउटपुट व्हेन द बोथ इनपुट आर डिफरेंट। बोल रहा है कि अगर दोनों ही इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट जो है वो क्या होगी। तो यहाँ से देखो अब एक्सोर गेट क्या कहता है, ए और बी और एक्सोर, ठीक है। एक्सोर गेट कहता है यहाँ से मैंने ए और बी को 0 0 दिया, 0 1 दिया, 1 0 दिया और 1 1 दिया, ठीक है, यही दिया। अब बोल रहा है कि आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट, बोथ इनपुट डिफरेंट कहाँ पर है भाई, एक सेकेंड भाई रुक जाओ, इनपुट डिफरेंट कहाँ है, एक तो यहाँ पर 0 1 और 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या मिलेगी, 1, ठीक है। और सेम इनपुट पे दैट इज 0 0 पे और 1 1 पे आउटपुट क्या मिलेगी, 0, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक तरीके से टेबल होती है एक्सोर गेट की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 और 0, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकेंड, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी का बार ए बार प्लस बी बी बार माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर ए बी का बार डॉट ए बार जमा में ए बी का बार, ठीक है, डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ए बार डॉट ए जो है वो आपका किसके बराबर होता है, 0 के, और ए बार प्लस ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखो ए और ए बार बन रहा है तो 0 हो गया, यहाँ पर ए बी और बी बार मिल रहा है, क्या बन गया, यहाँ पर भी आपका 0 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप देखो हाँ बी बार प्लस बी, तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या है आपका बी बार प्लस बी, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए बार जमा में बी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो दैट इज ए बार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस ए बी बार बी, ठीक है, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखो ठीक है, और जो ये यहाँ पर हमारा बी बार प्लस बी है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर ये जो मैंने ए बी बार लिखा है, ए बी बार नहीं है, ये है आपका ए बी का होल बार, ठीक है। तो होल बार है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो ठीक कर लेते हैं अपनी, ठीक है। ये पीछे वाली स्टेटमेंट तो आपकी 1 बन गई है। अब देखो ए बी का होल बार है, ए बी का होल बार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ए बार प्लस बी। ये हमने जो है डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया। डी मॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस पूरे इसको, ठीक है, आपका जो ये साइन है अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ए प्लस बी का बार होता तो ये क्या हो जाता है, ए बार बी बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते थे, क्लियर है। अब देखो
यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए डॉट बी का होल बार था और बार को मैंने ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट बनेगी। अब मल्टीप्लाई करो ए बार डॉट ए बार, ठीक है, जमा में ए बार बी जमा में ए बार बी बार, ठीक है, जमा में बी डॉट बी बार, ठीक है, यही है। तो बी डॉट बी बार आपका 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बार की मल्टीप्लाई ए बार ही आएगा, ए बार बी जमा में ए बार बी बार, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर ए बार कॉमन ले लूँ तो ए बार बी जमा में बी बार, और बी जमा में बी बार आपके किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए बार था, फिर जमा में ए बार, ए बार में ए बार ऐड करूँ तो क्या आएगा, ए बार ही आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बार, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी भाई, मैंने साइन प्रॉपर नहीं देखा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर ही ऐसा है, ठीक है। तो मैंने वैसे इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन शेयर कर दिया, वहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं। समझ में आया भाई किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो पीछे वाला तो देखो आपको बड़ा बनाने के लिए, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बी बार प्लस बी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रख लो। बी बार प्लस बी जो है वो आपका 1 के बराबर होता है, ए डॉट ए बार जो है वो आपका 0 के बराबर होता है। बस ये दो तीन चीजें याद रख लो, आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक डी मॉर्गन थ्योरम वाला है कि जब होल बार को ब्रेक करते हैं तो मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सिव कॉल। जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यूज करते हैं रिकर्सिव कॉल के लिए। कौन से रिकर्सिव कॉल के लिए यूज करेंगे भाई, देखो रिकर्जन जो है, रिकर्जन आप किस में करते हो, स्टैक के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो मतलब इसका जो है, ये जो बाइनरी नंबर है इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कैसे करोगे, पहले वंस करोगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि 0 को चेंज कर देगा 1 में और 1 को कर देगा 0 में। तो कर लो भाई 1 0 डबल 1 डबल 0। तो 1 0 0 का क्या हो जाएगा, डबल 1 आ जाएगा, डबल 1 का डबल 0, 0 का 1 और 1 का 0। ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा, प्लस 1 ऐड हो जाएगा, प्लस 1 ऐड होगा तो 1 1 0, फिर 1 1 0 1, फिर 0 1 0। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ। एक ट्रिक तो ये है कि भाई, एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में जाओ, वंस कॉम्प्लीमेंट करके, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक है। एक तो ये था सिंपल जो नॉर्मल हम करते हैं। एक है आपकी शॉर्ट ट्रिक, ये भी देख लो, 1 0 डबल 1 डबल 0। देखो लेफ्ट इधर से चलोगे और जब तक जो है एज इट इज लिखते जाओगे जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको पहला 1 मिलता है उसको एज इट इज लिखो, उसके बाद की जितनी वैल्यू है, मतलब जहां पर आपको पहला 1 मिलता है उसके बाद के आपके जितनी वैल्यू है सबको चेंज कर दो। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कभी भी आए। देखो सपोज आपको ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 4 बार 1 है और 2 बार 0 है। तो क्या करोगे, जब तक लिखते जाओगे जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, 0 0, फिर आपको पहला 1 मिला तो आपने एज इट इज लिखा, उसके बाद की जितनी वैल्यू है सबको आपने क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। समझ में आया। देखो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, अब इसका नॉर्मल तरीके से करके देखो, इस वाले का यही आता है क्या। देखो इसको मैंने नॉर्मल तरीके से किया, तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज डबल 1 0, 4 बार 0, फिर प्लस 1 ऐड कर दूंगी तो 1 1 0 1 1 0 1 और 3 बार 0। सेम है, मतलब या तो आप जो है पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो, प्लस 1 करो, या फिर जो है जब तक मतलब लेफ्ट टू राइट चलते रहो जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही पहला 1 मिलता है उसके बाद की जितनी वैल्यू है सबको क्या कर दो, चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, 1 का 0 और 0 का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन अगेन कंप्लीट हैं। आई थिंक 60 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, ठीक है। ओके कहाँ पहुंच गए भाई।
गॉड, एक सेकेंड भाई, ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द फॉलोइंग, नहीं ये हो गया भाई, ये सब हो गया है हमारा, है ना, ये सब कर लिया है हमने। ये हमारा हो गया था, फिर इसके बाद हमने ये किया था, उसके बाद हमने ये किया था, फिर हमने ये किया था, ये किया था, हमने 8 क्वेश्चन नहीं किया भाई, एक सेकेंड, कैसे हमने क्वेश्चन मिस कर दिए शायद करते वक्त, है ना। एक्सोर वाला किया था, उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया। एक सेकेंड में पता नहीं कैसे क्वेश्चन रह गए हैं, एक बार फिर से कंटिन्यू सारे चेक करते हुए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द करेक्टली आइडेंटिफाई बुलियन एल्जेब्रा, इसमें से कौन सा जो है बुलियन एल्जेब्रा आपका सही नहीं है, ठीक है। देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी, क्या मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपके b के बराबर आता है। तो देखो, a को मैंने a से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी किया, तो यहाँ पर मैंने a प्लस ए बी आ गया, ठीक है। और a प्लस ए बी आपका क्या बनता है, अब यहाँ पर देखो a प्लस ए बी आपका क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो a प्लस, ठीक है, ये अगर मैंने a कॉमन लिया तो आपका यहाँ पर 1 आ गया, फिर प्लस b, 1 प्लस 1 में कुछ भी ऐड करें आपको 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला मैंने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, a इज इक्वल टू बी, क्या a इक्वल टू बी होता है, नहीं, यहाँ पर भी आपका क्या आना चाहिए था, b आना चाहिए था, दैट्स वाई ये तो आपका करेक्ट है नहीं। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या करेक्ट है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, a प्लस बी और a प्लस बी का बार इज इक्वल टू a, चेक कर लो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, a की a से करते हैं a डॉट a की b से करो प्लस a b बार, फिर b की a से करो a b जमा में b डॉट b बार आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a प्लस यहाँ से कॉमन क्या लोगे a, तो क्या हो जाएगा b बार प्लस b, ठीक है। तो b बार प्लस b क्या होगा, 1 होगा, और 0 इज इक्वल टू a, और मैं a में अगर कुछ भी a ऐड करूँ या कुछ भी ऐड करूँ आपको क्या मिलता है, a ही मिलता है, तो a बराबर a, तो ये तो ट्रू है, लेकिन इसने पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ट्रू आ गया। सी वाला ऑप्शन देख लो, सी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, a प्लस ए बी, ये तो मैंने अभी आपको a वाले ऑप्शन में चेक करवाया था, a कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस 1 में कुछ भी ऐड करो 1 ही रहता है, तो a इक्वल टू a, तो सी वाला ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए बी जमा में ए बी का बार इक्वल टू a, तो कर लो भाई, क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, b प्लस बी बार, और b प्लस बी बार किसके बराबर होता है, 1 के, तो a इक्वल टू a, मतलब बाकी के तीनों तो सारे ही करेक्ट है, लेकिन पहले वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर जो है आपका सही होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाइनल वर्जन ऑफ द विजुअल बेसिक नेट, विजुअल बेसिक का जो फाइनल वर्जन है वो हम क्या लिखते हैं, विजुअल 6.0, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिपल काउंटर is an dash counter only where only the dash flip flop clocked by an external clock, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका एसिंक्रोनस काउंटर होता है, और ये जो जो क्लॉक्ड होती है वो आपकी कौन सी होती है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्ड होती है, ठीक है, जो हम एक्सटर्नली जो है क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू बूलियन एक्सप्रेशन a बार c जमा में a बार b c बार जमा में a बार b बार c बार, तीनों का ही बार है भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने वाले बहुत इजी होते हैं, बस एक बार सीख जाओगे तो फिर नहीं दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a बार c बार, तो a बार c बार मैंने कॉमन लिया, क्या अंदर क्या बचा, b प्लस b बार, और b प्लस b बार किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ था a बार c जमा में a बार c बार। अब a बार कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, c प्लस c बार, और c प्लस c बार किसके बराबर होगा, 1 के, तो आपका क्या बचेगा, a बार बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, a बार, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। द लेबल कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक कैन बी यूज टू डिस्प्ले आउटपुट,
मतलब जो विजुअल बेसिक में हम जो लेबल्स यूज करते हैं, क्या हम उससे आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं? तो ट्रू है भाई। द इमेज ऑफ इमेज बॉक्स कंट्रोल स्ट्रेचेबल, तो ये भी आपका ट्रू है। मोस्ट कॉमन इवेंट एसोसिएटेड विद द कमांड बटन कंट्रोल इन विजुअल बेसिक इन द क्लिक इवेंट, ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है कि कौन सा गेट बना रहा है। तो गेट के लिए जो है मैंने एक आपको डिजिटल की ही क्लास दी थी और काफ़ी मैंने उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से जो है आप इनको कर सकते हो। मैंने बस ये टेबल याद कर लो भाई, ये टेबल मैं आप फिर से बना देती हूँ। सबसे पहले आता है आपका नॉट गेट। कौन सा गेट आता है? नॉट गेट, पहले नहीं वाले लिखें। फिर आपका एंड गेट, फिर और गेट, फिर एक्सोर और लास्ट में एक्सनोर। ठीक है, यहाँ पर नैंड गेट, क्योंकि नैंड और नोर गेट आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? नैंड और नोर गेट आपके क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो गेट लगा है ये आपका कौन सा गेट है? नॉर गेट। कौन सा गेट है भाई? नॉर गेट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 4 नैंड गेट 4 नोर गेट लगे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये टेबल याद कर लो, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होगा। देखो नैंड यहाँ पर इसका है 1 2 3 4 5, मतलब अगर एक नैंड गेट है तो नोट गेट बनाना हो तो एक ही नैंड गेट में काम चल जाएगा। नैंड गेट है, 2 नैंड गेट हैं और आपको एंड गेट बनाना हो तो आप 2 नैंड गेट में आपका एंड गेट बन जाएगा, 3 नैंड गेट से आपका और गेट बन जाएगा, 4 नैंड गेट से आपका एक्सोर बन जाएगा और 5 नैंड गेट से आपका एक्सनोर बन जाएगा। ठीक है, अगर नोर की बात करें, अगर अब आपके पास एक जो है आपको नोट गेट बनाना है, अगर आप तो आप एक नोर गेट से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एंड गेट बनाना है नोर गेट से तो आपको 3 चाहिए, मतलब ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 3 नोर गेट होंगे तभी आपका एंड गेट बनेगा। अब 2 और गेट होंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 2 नोर गेट होंगे तो आपका क्या बन जाएगा? और गेट बन जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 5, और ये यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब 5 नोर गेट हैं तो एक्सोर बनेगा और 4 नोर गेट हैं तो आपका क्या बनेगा? एक्सनोर। तो यहाँ पर कितने नोर गेट हैं भाई? 4, तो क्या बन रहा है आपका? एक्सनोर। क्या बन रहा है आपका? एक्सनोर बन रहा है। तो यहाँ पर देख लो भाई, आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये टेबल अपनी लिख लेना कॉपी में और बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट ही एक तरीके से इनको नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले नोट लिखेंगे, नोट वाला, फिर नोट एंड और एक्सोर एक्सनोर गेट लिखेंगे, फिर इधर नैंड गेट नोर गेट, 1 2 3 4 5 नॉर्मल नैंड गेट की लाइन में आपका नॉर्मल सीक्वेंस आएगा 1 2 3 4 5। नोर गेट में क्या होगा कि एक तो आपका सेम रहेगा, बाकी 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे 5 ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट ऑफ स्टेप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइटनेस। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ये हमने किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये हब हो गए हैं हमारे। ठीक है, ये भी हो गया है, उसके बाद ये हो गया। एक सेकेंड, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग डायग्राम इन दिस गिवन ऑप्शन एक्सोर ऑपरेशन रिप्रेजेंट एक्सोर ऑपरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? आपको जो है आउटपुट बतानी है। ठीक है, मतलब क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? ए बी, ए एक्सोर बी, एक ए मल्टीप्लाई बी, ए बार बी बार। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई करके देखेंगे, मैंने इसको जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा है, आप इसको खुद ट्राई करके देखना। इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसको खुद करके देखोगे तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको खुद करके देखना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपको पता ही है, बी ऑप्शन होगा। करके देखना, नहीं समझ में आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम 15 क्वेश्चन फिर से बता दो। ठीक है, अब देखो स्काई में जो कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? 67, ये याद रख लेना। ठीक है, और जेड की क्या वैल्यू होती है आपकी? 90। ठीक है, ऐसे ही जो है स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 97, और जेड की वैल्यू क्या होती है? 122। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इनका डिफरेंस बताना है। जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो आपका क्या आएगा? 25।
ठीक है। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 17 से आगे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 18, 19 ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 20 क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। इनमें से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा है? तो देखो सभी को पता है डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लीनियर और नॉन लीनियर। ये आपका लीनियर है, ये आपका क्या है? नॉन लीनियर है। लीनियर में आपके क्या आ जाएंगे? लीनियर में आपका स्टैक आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा, एरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार आते हैं। नॉन लिंक लिस्ट में आपके ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिंक लिस्ट आपका क्या है? लीनियर है। स्टैक आपका क्या है? लीनियर। नॉन लीनियर पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? ट्री, ओनली थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहां से देख लेना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, विजुअल बेसिक अलाउ अस टू मैनेज डेटाबेस क्रिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस प्रोग्राम? एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल। तो जो विजुअल बेसिक है वो इन सभी को ही क्या करती है? अलाउ करवाती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, द नंबर ऑफ सब ट्री नोड इज कॉल्ड। कितनी सब ट्री है? लाइक ये आपकी क्या है? एक तरीके से यहाँ पे जैसे ये वाली इसकी कितनी सब ट्री है? ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी डिग्री कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, what will be the output of the following visual basic string handler function in string? देखो हमने जब स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे, मैंने आपको करवाया था स्ट्रिंग के फंक्शन। तो स्ट्रिंग के फंक्शन में जब हमने INSTR पढ़ा था तो हमने उसमें क्या देखा था? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम जो है टिल जो है तब तक काउंट करते हैं, मतलब जब हम पहले पूरे वाले को काउंट नहीं कर लेते। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे और जब हम इसको टोटल इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक मेथड कैन बी यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फॉर्म? पी सेट मेथड, लाइन मेथड, सर्कल मेथड। तो तीनों ही जो है हम इसमें यूज करते हैं ग्राफिक्स को ड्रॉ करवाने के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग VB6 दैट यू कैन ड्रॉ ग्राफिक ऑन योर फॉर्म? ये आपका जो है फॉर्म होते हैं। देखो आपने देखा है ना, विजुअल बेसिक जब आप बनाते हो तो इस तरीके से एक फॉर्म की विंडो खुली होती है। ठीक है, फिर उसमें आप काम कर रहे हो तो बोल रहा है कि लाइन कंट्रोल, शेप कंट्रोल, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स। तो सारे ही होते हैं ग्राफिक्स को ड्रॉ करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डबल डेटा टाइप इन VB6? जब आप डबल डेटा टाइप यूज करते हो VB6 में तो इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? हैश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर डिवीजन इन विजुअल? आप जो है इंटीजर जो है डिवीजन इन विजुअल बेसिक में, कि जो आपका डिवीजन है वो इंटीजर हो तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? बैकवर्ड स्लैश से, इस तरीके से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन विजुअल बेसिक? मैंने आपको विजुअल बेसिक के लूप्स बताए थे। तो देखो वाइल वेंड हमने देखा था, डू वाइल देखा था, उसके बाद जो है हमने फोर लूप, ये सारे लूप देखे थे, डू वाइल लूप देखा था। लेकिन जो है हमने ये जो रिपीट अंटिल है ये वाला लूप नहीं किया। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप इन VB6। तो मैंने आपको करवाया था। देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप में तो आपका इंटीजर आ जाएगा, कैर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, डबल आ जाएगा, करेंसी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन न्यूमेरिक है उसके अंदर आपके क्या आते हैं? डेट वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, इफ डैश ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो जो आपका इन ऑर्डर होता है ना वो आपका कैसा ऑर्डर लिखता है? असेंडिंग ऑर्डर को लिखता है। कौन से ऑर्डर को लिखता है? असेंडिंग ऑर्डर को। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में तो समझ लो कि आपका क्या है? इन ऑर्डर है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मेरी जो गुड़िया है वो बहुत ज़्यादा रो रही है। ठीक है, तो अभी अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।
ठीक है। तो ये जो पूरा पेपर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे हमारा डे 12 के अंदर, क्योंकि लेंथी पेपर है ये आपका, थोड़ा सा समझाने वाला भी है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।